Hello everyone, this is the third video of Principle of Management. Today we will discuss about fundamental principle of management. So Henry Fayol, a famous industrialist of France, has described 14 principle of management. तो जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हेनरी फ्योल बनाया है और वाइल मेकिंग दोज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल हैज़ केप्ट टू थिंग इन हिज माइंड. तो ये जो 14 प्रिंसिपल सेट करने से पहले वो दो चीज़ को माइंड में रखे थे. फर्स्टली, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड नॉट बी लॉन्ग बट इट शुड बी सजेस्टिव. जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो लॉन्ग नहीं होंगे बट वो सजेस्ट किया जाएगा और वो काम में लगाया जाएगा. एंड द सेकेंड इज and the principle of management should be flexible and rigid so that the chance can be taken in case of emergency. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल होगा और उसको इन केस ऑफ नीड में उसको चेंज भी किया जाएगा, उसमें कुछ लेस और मोर चेंजेस भी किया जाएगा. ओके, सो द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेड बाय हेनरी फ्योल. सो द फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, सो द फर्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. तो इसमें क्या होता है, इसमें हेनरी फ्योल ये सजेस्ट करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टेस्ट. तो इसमें क्या बोला जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क में ये किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट को हर एक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने और एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर वर्क देने, असाइन करने अकॉर्डिंग टू हीज और हर एबिलिटी एंड टेस्ट. तो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और एक इंडिविजुअल पर्सन को एक काम असाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू हीज और हर टेस्ट एंड एबिलिटी. तो इसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन एक काम को रिपीट करता है, रेगुलरली करता है, तो ही और शी बिकम्स एक्सपीरियंस एंड परफेक्ट इन दैट जॉब. ओके, एंड इससे क्या होता है, द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल बिकम एबल. तो इसमें क्या होता है, जब एक इंसान कंटिन्यूसली काम को करते रहता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है. तो इससे एक एग्जाम्पल भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन्युफैक्चर कंपनी को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए बोला जाता है. तो अब क्या होती है, एक्सपेरिमेंट है. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट केस होता है, देयर आर सो एक फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने बोला जाता है. लेक्चर स्टैंड वो है जो लेक्चर देने में प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं, उसमें खड़े होकर लेक्चर दिया जाता है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन में 5 वर्कर, जस्ट फॉर एग्जांपल 5 वर्कर्स हैं. तो फर्स्टली क्या होगा, दैट 5 वर्कर्स को 20 लेक्चर स्टैंड असाइन कर दिया जाएगा. 20 ईच, 20 फॉर एग्जाम्पल. फर्स्ट ये होता है कि चलो 100 स्टैंड्स बनाना है तो 20 करके डिवाइड करते हैं, 20 करके डिवाइड कर देते. और सेकेंड क्या होता है, अब सेकेंड में क्या होता है कि 5 वर्कर्स को एक पर्टिकुलर पार्ट, सपोज इस स्टैंड का कोई लेग बनाया, कोई उसका स्टैंड बनाया, कोई उसका फ्रंट जो पार्ट है उसको बनाया, ऐसे एक 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को, उसको एक पर्टिकुलर फर्नीचर का मटेरियल बनाने के लिए असाइन कर दिया जाता है. तो इसमें जब 5 वर्कर्स 20 बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक टाइम पे आके दे गेट बोर. ओके, बट जब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए बोला जाता है कि सपोज एक वर्कर जो है वो लेग बनाएगा, वन विल मेक द बैक पार्ट, वन विल मेक द फ्रंट पार्ट. तो इससे क्या होगा, इससे ही और शी विल बिकम स्पेशल और एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. तो इसमें क्या होगा, जो पर्सन उसका फ्रंट पार्ट बना रहा है वो उसमें फ्रंट को बनाने में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनको वो फ्रंट बहुत अच्छा से वो बना पाएंगे. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्योल है, हेनरी फ्योल, वो ये बोलते हैं कि हमेशा वर्क को
वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए फॉर मोर बेनिफिशियल डिसीजन कैन बी टेकन लेस और बाय हिम। तो क्या होता है, जब एक मैनेजर कंटिन्यूअसली एक काम करते रहते हैं तो वो उस फील्ड पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अगर उस फील्ड का कोई भी उनको काम दिया जाता है तो वो उसमें अच्छा से कर लेते हैं। तो इसीलिए बोला था काम को एक एक पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, डिवीजन ऑफ वर्क मेक दी वर्क एफिशिएंसी। तो इसमें एडवांटेज क्या क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ऑप्टेन हो जाता है, सच अ इंक्रीज ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। तो अब क्या होता है, जब एक इंसान एक काम को नाइसली कर पाए, उसको पता है कि उसमें क्या करना है, तो उस वो जो वर्क करेगा वो क्वालिटी वर्क होगा। ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो भी इंक्रीज होता रहेगा। डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो एक जब इंसान एक काम में वो उसको पता है, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो वो उसको पता है वो कैसे करना है, ही विल डू द जॉब। तो उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि एक वर्क को जितना पार्ट्स में हो सके डिवाइड करो, तो उससे क्या होता है, अच्छा रिजल्ट आएगा एंड वो पर्सन उस वर्क में एकदम परफेक्ट स्पेशलाइज बन जाएगा। इससे रिसोर्सेज का भी वेस्टेज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है एक पोजीशन। तो इसमें हेनरी फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ओके, इट्स मीन व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। तो क्या होता है, एक सपोज एक मैनेजर क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब देते हैं कि यू हैव टू मेक 10 चेयर्स इन अ डे। ओके, सो अब क्या होता है, वो पर्सन उस 10 चेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है कि उसको 10 चेयर्स एक सपोज 3 डेज में बनाना है। ओके, अब क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वो 3 डेज बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वो एम्प्लॉय का। ओके, सो अगर वो तभी पॉसिबल है व्हेन दैट पर्सन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इंसान जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा दैट यस आई कैन मेक 10 चेयर्स इन 3 डेज, तब होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करता है। इससे क्या होता है, तो इसमें ये बोला जाता है कि एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं दिया जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी होगा तभी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। ओके, इन द वर्ड्स ऑफ फेयोल, तो यहाँ पे फेयोल अपना डेफिनेशन देते हैं कि द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द नेचुरल result of authority and essential and other aspects of authority, and whenever authority is used responsibility is automatically born। तो जब भी अथॉरिटी का यूज़ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बॉर्न होता है। जब भी हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अथॉरिटी आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द CEO, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हैज़ डबल द सेल टारगेट ऑफ द सेल्स मैनेजर फॉर द कमिंग ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिया जा रहा है कि एक कंपनी में जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करते हैं, वो डबल कर देते हैं क्या, सेल्स टारगेट ऑफ द सेल्स मैनेजर फॉर द कमिंग ईयर। तो कमिंग ईयर में सेल्स टारगेट को डबल कर दिया गया है। टू अचीव दिस टारगेट अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग नेसेसरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके लिए सपोज एक मैनेजर है, वो ये डबल कर दिया कि हाँ नेक्स्ट ईयर वी विल डू दिस मच प्रॉफिट, उसको जस्ट डबल करते। तो उसके लिए वो डिसीजन लिए है, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव भी तो चाहिए ना, सेल्स को जो काम करेंगे, जो उसको बढ़ाएंगे सेल्स टारगेट को। तो सेल्स करने के लिए कौन से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव को भी उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव। अब सेल्स कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ेगा, और जो भी एसेंशियल नीड्स हो गए सेल्स को बढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो इन केस अगर जो मैनेजर है वो ये मतलब परमिशन नहीं देते कि नो, हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बढ़ाएंगे और हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, बट वी हैव टू, और उनको सेल्स भी डबल करना है, तो वो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो अथॉरिटी जो है, जिसके पास वो अथॉरिटी है कि सेल्स डिपार्टमेंट को डबल करने का, तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा किसको, रिप्रेजेंटेटिव को, और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनको।
So giving less authority or more authority, that is needed both. Okay, so अब क्या करना है, सिंपली इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी का मतलब कोई एक पोजीशन, जो मैनेजर पोजीशन होते हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है किसी एक पर्सन को। तो इससे क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, इट्स हेल्पिंग अचीव द टारगेट। तो अगर कोई टारगेट सेट करता है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर ज़्यादा सेल्स करेंगे, तो उसको ये टारगेट सेल कर, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग काम भी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग जो रिसोर्सेज है या जो नीड्स है वो उसको डेवलप करते हैं। सेकेंड, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो सपोज़ हम कोई एम्प्लॉय को यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि या यू हैव टू डू दिस वर्क, तो जब वो इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसका सही रिजल्ट आता है, तो वो एम्प्लॉय का ऑटोमेटिकली उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज़ अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस द थर्ड पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज discipline. So of course it is a very 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 important and essential thing of organization as well as in a personal life. In every organization, maybe it's business or non-business, discipline is very important. Okay, so इसमें क्या बोला जाता है कि फियोल ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। किस किस बेस में, ऑबिडियंसी, रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टैब्लिश्ड रूल। ओके, फर्स्ट हो गया ऑबिडेंसी। ऑबिडेंस होना मतलब अगर कोई आपसे सीनियर है या फिर आपके जो अदर जो आपके जो कलीग है, अगर वो आपको कुछ बोलते हैं, कुछ सजेस्ट करते, कुछ आइडियाज़ देते हैं, कुछ वर्क देते हैं, कुछ काम देते हैं, तो वो ऑबिडियंस के साथ उसको सुनना एंड करना। सेकेंड है रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी। जब आपको कोई ऑथर, कोई एक प्लेस, कोई एक पोजीशन को अगर कोई आपको बोलते हैं कि यू हैव टू डू दिस, तो उसको रेस्पेक्ट करना, उनके ऑर्डर को मानना। थर्ड इज़ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैब्लिश्ड रूल। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे यू कांट टेक ब्रेक मोर देन 1 आवर फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर हो गया कि आप वर्किंग एरिया में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये सब रूल्स सेट किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, तो इनको भी फॉलो करना। So discipline can be established by providing good supervisor at all levels. तो अब डिसिप्लिन कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाएगा, तो डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि जो वर्कर्स ऐसे वही डिसिप्लिन रहेंगे, बाकी जो टॉप लेवल के मैनेजर है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी या पावर है तो वो लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर, नो मैटर इज टॉप, मिडिल, लोअर और प्लेटफॉर्म, सबको डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है, डिसिप्लिन के साथ रहना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियरली एक्सप्लेन द रूल्स एंड इम्प्लीमेंट अ सिस्टम्स ऑफ रिवर्स एंड पनिशमेंट। तो इसमें क्या होता है, क्लियरली एक्सप्लेन, जो एक टॉप लेवल के जो रहते हैं वो मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को लोग क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं कि या यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन उनको वो एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड ऑल्सो गिविंग पनिशमेंट। इन केस अगर कोई कुछ कर देता है तो उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो पनिशमेंट को भी वो सेट करके रखता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्प्लॉय ब्रेक देयर प्रॉमिस ऑफ वर्किंग अप टू द फुल कैपेसिटी। एक हो गया कि अगर कोई एम्प्लॉय क्या करेगा, वो एक प्रॉमिस करता है कि हाँ मेरे पास जितना कैपेबिलिटी है काम करने का, आई विल डू दैट, तो वो नहीं करता है कि वाई आई विल डू टुमारो, वो काम अपना बेस्ट नहीं देता है, वो हो गया। इट विल अमाउंट द वैल्यूएशन ऑफ ओबीडियंसी। तो इसमें क्या होगा, वो काम ठीक से नहीं कर रहा तो इसमें वर्क में जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आएगा। सिमिलरली अ सेल्स मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू डू बिजनेस ऑन क्रेडिट। तो एक सपोज एग्जांपल है, एक सेल मैनेजर है, उसके पास ये अथॉरिटी, उसके पास ये पावर है कि वो क्रेडिट में अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको दे सके, ठीक है। बट वो सेल्स मैनेजर जब सेल्स करने के लिए मार्केट में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पब्लिक को या पीपल्स को वो क्रेडिट में नहीं देते हैं। ओके, दे ओनली गिव क्रेडिट टू हिज फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। तो ये रॉन्ग है, ये ऑर्गेनाइजेशन को पता चल ही जाता है, बट ये जो करता है वो गलत होता है। तो इससे क्या पता चलता है, दैट ही इज़ इग्नोरिंग हिज रेस्पेक्ट ऑफ हिज ऑथोरिटी। तो उसको जो ऑथोरिटी दिया गया है कि यू हैव टू डू सेल्स एंड यू कैन गिव क्रेडिट टू द पीपल, तो उसमें क्या होता है, वो नहीं करते, वो जो कस्टमर्स उनको क्रेडिट नहीं देते, वो सिर्फ अपने क्लोज जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको क्रेडिट देते हैं। तो क्या होता है, ये डिसरेस्पेक्ट करते हैं ऑथोरिटी का।
तो फेयर इसमें यही बोलना चाहते हैं कि जितने भी चाहे जो भी लेवल्स हो, जितने भी ऑथोरिटी और पावर हो, सबको डिसिप्लिन का यूज़ करना ज़रूरी होता है और अपना एक ओबीडियंसी बनाना, ऑथोरिटी का रिस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो द फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। तो इसमें ये बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक ही ऑर्डर रिसीव किया जा सकता है एक सुपरवाइज़र से। लाइक जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हो गए, so an individual employee should receive order from only one supervisor at a time and the employee should be answerable only to the supervisor। तो इसमें ये बोला जाता है, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, तो इसमें क्या होता है, ये M जो है, दिस M स्टैंड फॉर मैनेजर, ओके, एंड S आर फॉर दी, सो M स्टैंड फॉर मैनेजर है, S स्टैंड फॉर सबऑर्डिनेट। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन को सिर्फ एक ही मैनेजर उसको ऑर्डर देंगे काम करने के लिए, उसको वर्क देंगे और उसको ऑर्डर देंगे। इसमें क्या होता है, एक राइट अप्रोच है, एक रॉन्ग अप्रोच है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। तो जो फर्स्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3 को डायरेक्टली बता रहे कि टुडे और इन दिस वीक यू हैव टू डू दिस वर्क। तो ये क्या होगा, ये जो है, ये बस ये जो पर्टिकुलर 3 सबऑर्डिनेट है इन्हीं को अपना ऑर्डर देंगे और जो ये 3 है ये इन्हीं को आंसर देंगे, नॉट एनी अदर मैनेजर और एनी अदर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ। सेकेंड क्या है, उसमें 2 मैनेजर्स है, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2 और अगेन 3 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैनेजर 1 है वो भी सबऑर्डिनेट्स को एक ऑर्डर दे रहे हैं और जो मैनेजर 2 है वो भी दे रहे हैं। तो सपोज मैनेजर बोल रहे यू हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5 एंड जो मैनेजर 2 है वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू डू नाइट शिफ्ट। तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसका बात सुनना है और वो किसको आंसर करे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो जाके इनको बोलेंगे, देन ही विल से कि तुमने तो मुझे नहीं कहा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हो जाता है रॉन्ग अप्रोच, ये है राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का एक ही मैनेजर होगा एंड ही विल order to him and the subordinate will answer to the particular manager who will order to him। तो एक सिंपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसे पता चलता है कि इसमें यही सिंबल बोला जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही मैनेजर होंगे जो उनको ऑर्डर देंगे और उसी के बेसिस पे वो काम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, सो इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मीन्स देयर शुड बी ओनली वन हेड for one plan for a group of activity having the same objectives। तो इसमें ये बोला जाता है कि एक प्लान होगा, ओके, एक ग्रुप होगा और उसका एक हेड होगा जो फॉर एग्जाम्पल वन प्लान, वन ग्रुप, ओके, दिस इज अ ग्रुप। यहाँ पे कुछ पीपल्स ले लो और इसका हो गया वन हेड। तो इसमें क्या होगा, जो हेड होगा और इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम होगा। क्लियर? तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो डायरेक्शन, जो डायरेक्ट करेगा, जो डायरेक्टर होते हैं, या एक सपोज डायरेक्ट जो हेड है वो डायरेक्टर है जो डायरेक्ट करते हैं, तो प्लान एक ही होगा और जो ग्रुप होगा वो भी एक होगा। ऐसा नहीं कि उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और उसी के बेसिस पे उन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव, उन लोगों का जो गोल होगा वो सेम होगा। सो इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव एज आई टोल्ड यू। तो जो मैनेजर होंगे वो एक होंगे जो पूरा ग्रुप को कंट्रोल करेंगे और उनका जो प्लान होगा वो बस एक ही होगा, जो सबको, जो ग्रुप है उसको वो बताएंगे और उसी के बेसिस पे वो लोग काम करेंगे जिससे वो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो सके। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो 2 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल वन इज स्कूटर एंड सेकेंड इज कार।
तो इसमें क्या होगा, एज पर प्रोडक्ट्स हैज़ इट्स ओन मार्केट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होगा, सपोज ये एक सोचो कि एक कंपनी है, वो दो चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, कार कार्स एंड स्कूटर्स। ओके, सो ऐसा अगर हुआ कि इन दोनों का जो हेड है वो सेम है और इनका जो ग्रुप है वो भी एक ही ग्रुप है जो स्कूटर्स भी बनाते हैं और कार्स भी बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना वो लोग कार पर सही से ध्यान दे पाएंगे, ना वो स्कूटर पर ध्यान दे पाएंगे, बिकॉज वो एक्सपर्ट नहीं, उसका डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे क्या किया जाता है, इस पॉइंट पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि एक ग्रुप कार बनाएगा एंड द नेक्स्ट ग्रुप विल मेक ओनली स्कूटर। तो इससे क्या होता है, वो उस जॉब के एक्सपर्ट हो जाते हैं। और कार्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एक पर्सन होंगे, हेड होंगे, और स्कूटर के लिए एक पर्टिकुलर हेड होंगे। तो ये हो जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड का एक डिफरेंस है जो जनरली कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इसका जो है चार्ट जो है वो बुक में दिया गया है। ओके, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, इसका डिफ्रेंशिएशन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका चार्ट दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो क्या करता है, वन प्लान, वन हेड, वन ग्रुप, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स, वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, दोनों का जो मोटिव है वो सेम होता है कि इससे प्रॉब्लम्स नहीं होते या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होता। ओके, एम क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या होता है, इट्स प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेट। एज आई टोल्ड दैट, उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर के पास एक ही मतलब पर्टिकुलर एक ग्रुप होगा और वो उसी ग्रुप को, सबऑर्डिनेट को वो क्वेश्चन करेंगे और सबऑर्डिनेट उसको आंसर करेगा। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इट्स प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप रहेगा और वो एक पर्टिकुलर काम के लिए काम करेगा, उनके पास वो दूसरा वेरियस एक्टिविटी में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उससे क्या होगा, जो वर्क एफिशिएंसी वो कम हो जाएगा। और उसका इम्प्लीकेशंस क्या होती है, अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो इसका क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल मैनेजर गाइड करता है, और इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इट्स अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफकोर्स एक ग्रुप ऑफ यहाँ पे ग्रुप काम करती है, यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट काम करता है, डिफरेंस होंगे। सो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लर्न कर लेना बेटर होगा। सो नाउ द 6th पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे बेसिक सा है कि हम लोग इंटरेस्ट का बात करेंगे, और इसमें इंटरेस्ट किसका होता है, ह्यूमन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो जनरल इंटरेस्ट मतलब जनरल जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे ये टॉपिक है। सो दिस प्रिंसिपल कैन बी नेम। तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम भी है जो है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी, जिसका नाम है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल स्टेट इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अबव एवरीथिंग। तो ऑफकोर्स एक इंटरेस्ट, एक पर्सन का इंटरेस्ट को एक प्रायोरिटी दिया जाता है कि ऑफकोर्स जिस इंसान को अगर कोई पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट ही ना हो तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ़ वन इज़ आस्क्ड टू प्लेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द जनरल इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी, डेफिनेटली द जनरल इंटरेस्ट विल बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट। तो क्या होता है, अगर एक सपोज एक पर्सन को एक काम दिया गया जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसका अच्छा रिजल्ट इतना नहीं होगा। और अगर एक पर्सन को काम दिया जिसमें उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सपोज़ एक मैनेजर है, वो क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं जो उनको हार्म करता है पर्सनली, बट वो उसके रिजल्ट से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बनता है। तो एक मैनेजर है, वो कोई डिसीजन लिए जिसमें उसका पर्सनली उनको कुछ हार्म हो रहा है, बट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। और एक मैनेजर है जिससे उसका पर्सनली उसको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बेटर है।
नहीं है। तो जो फर्स्ट में वो करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को हार्म करते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है। तो जिस पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा उस पॉइंट का उस वैसा डिसीजन कभी लिया नहीं जा सकता। इसका एक और भी एग्जांपल है। अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज़ टू परचेज 100 tons ऑफ रॉ मटेरियल। हिज सन्स हैपन्स टू बी अ सप्लायर अलॉन्ग विद सप्लायर इन द मार्केट। तो एक मैनेजर है जिसका सन 100 tons ऑफ परचेज मटेरियल रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट अ रेट हायर रेट देन द मार्केट रेट। तो अब क्या हुआ, एक मैनेजर है और उसका बेटा रॉ मटेरियल बेचता है। ओके, तो वो मैनेजर क्या किया, वो अपना बेटे की ही दुकान से शॉप से वो रॉ मटेरियल खरीदे हाई रेट्स पे। पैसा किसका गया, ऑर्गेनाइजेशन का गया। प्रॉफिट किसका हुआ, उनके बेटे का हुआ। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली उनका भी हो गया। ओके, सो इसमें क्या हुआ, मैनेजर का प्रॉफिट हुआ बट ऑर्गेनाइजेशनल का हार्म हुआ। तो ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो दिस इज सबॉर्डिनेट का जो इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट भी हो। एक पर्सन जो भी कर रहा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सोच कर, उसका प्रॉफिट के बारे में सोच कर, उसका इमेज के बारे, गुडविल के बारे में सोच कर ही करे। रिम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉयज़, 7th पॉइंट। रिम्यूनरेशन इम्पॉर्टेंट है या नहीं? सैलरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। विदाउट सैलरी आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। तो सैलरी टू एम्प्लॉयज़, फेयर इज़ दी। तो फेयर ये बोलते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को उन फेयर सैलरी दिया जाए जिससे उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, काम करके वो अपना 100% दे भी पाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मैनेजर का होता है कि उनको उनके काम के हिसाब से उनका सैलरी, उनका रेम्यूनरेशन दिया जाए अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अगर ऐसा हो कि कोई एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया जाए, टाइमली नहीं दिया जाए, या फिर ऐसे बोलते कि हाफ सैलरी इस मंथ लेते हैं, नेक्स्ट हाफ उसका नेक्स्ट मंथ दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, वो उतना डेडिकेशन, उतना ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करेगा, अपना कैपेबिलिटी पूरा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अपना जो मेहनत कर रहा है, वो जो भी अपना लेबर कर रहा है उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पे लैक होगा उसका ऑनेस्टी, कैपेबिलिटी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव फेस फेलियर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट क्या होता है, एम्प्लॉयज़, अगर वो सही से काम करे तो ही उनका जो सक्सेस है, जो उनका अचीवमेंट होता है वो दिखता है। अगर वर्कर्स ही सही से काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये मेन एक है कि उनको सैलरी देना पड़ता है और एकदम टाइम टू टाइम देना चाहिए। सो प्रॉपर रिम्यूनरेशंस डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड्स ऑफ लेबर। कभी कभी होता है कि लेबर का डिमांड्स रहता है कि नो आई शुड गेट दिस मच देन ओनली आई विल वर्क, तो वो भी एक होता है डिमांड। एंड द एबिलिटी, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस या फिर कोई एकदम एक्सपर्ट है पर्टिकुलर काम में तो उसके हिसाब से उसको उसका सैलरी दिया जाएगा। और फिर ये भी बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय को हैप्पी रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए उनको, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम द जनरल रेवेन्यू, मतलब एक तो सैलरी उनका होता है, ये मंथली जो सैलरी होता है, उनके अलावा भी उनको कभी कभी बोनस या फिर कुछ, अगर सपोज़ कोई एक कंपनी प्रॉफिट बना रहा है तो कुछ शेयर्स भी देना चाहिए, तो इससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। सपोज़ ऐसा हो रहा है कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो है, वो बढ़े जा रहा है हर ईयर और मंथ, और जो एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी एज इट इज़ है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा बट उनका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो उनका जो वर्क एफिशिएंसी या फिर जो मोटिवेशन की या वी हैव टू डू मोर बेटर, हम लोग को और अच्छा से काम करें, उन लोग को और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं लैक करेगा। सो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अगर सैलरी बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसके साथ उसका सैलरी भी बढ़ना चाहिए विदाउट देयर आस्किंग। वो पूछे भी नहीं पूछे तो भी बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे एम्प्लॉयज़, वो कंपनी छोड़ देंगे, उनको जहाँ बेटर ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे स्विच कर जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है कि रिम्यूनरेशन जो है वो टाइम टू टाइम देना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट हो तो उसको शेयर्स भी देना चाहिए एंड उनको मोटिवेटेड रहना चाहिए, एबिलिटी के हिसाब से उनको सैलरी देना चाहिए। This is the 7th point. There are more 7 principles of management that we will do in next video. This is for the day.